हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो WBC का होगा। ठीक है, WBC के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में RBC की बात किए थे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। WBC की जैसे ही बात करते हैं तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और जैसे ये जो दिमाग में वाइट आता है ना, तो लगता है कि जो WBC का कलर होगा ना वो वाइट होगा। जैसा कि हम लोग RBC की बात किए थे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उसका कलर कैसा था, रेड कलर था। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि जो हमारा WBC होगा वो व्हाइट कलर का होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो हमारा WBC होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। और व्हाइट क्या है, एक अपने आप में कलर है, और हम यहाँ बोल रहे हैं WBC कलरलेस होता है। तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड कलरलेस। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का कलर व्हाइट नहीं है, वो कलरलेस होता है। तो डिफरेंस को समझो। ठीक है, तो आज से आप लोग को ये याद रखना है कि जो हमारा WBC होता है वो कैसा कलर का होगा जी, कोई कलर का नहीं, यानी कलरलेस होगा। व्हाइट कलर का तो बोलना ही नहीं है, महापाप है बोलना। ठीक है, चलो हम लोग जैसा कि RBC को इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे थे, वैसे ही हम लोग WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। यानी WBC इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, RBC इज नोन एज इरिथ्रोसाइट। आगे हम लोग प्लेटलेट्स की बात करेंगे, प्लेटलेट्स को भी कुछ बोलते हैं, आगे हम लोग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग नंबरिंग की बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी में नंबर ऑफ RBC हैं, जो WBC हैं, क्या उसको पूरा काउंटिंग करना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पर MMQ में काउंटिंग करते हैं। यानी पर 1 MMQ ब्लड लेंगे और उसमें कितना RBC है, कितना WBC है, वैसे हम लोग क्या करते हैं, उसका काउंटिंग करते हैं। तो हम लोग RBC की बात करते हैं, तो RBC का जो काउंटिंग था वो कितना था जी, 5.5 मिलियन पर MM क्यूबिक। ठीक है, उसी टाइप से जो हमारा WBC का जो काउंटिंग होगा वो कितना होगा, 8,000 to 11,000 पर MMQ। ठीक है, इसका काउंटिंग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 8,000 to 11,000 पर MMQ। अब यहाँ पे इसको जो काउंटिंग को बोलते हैं, ये जो हम लोग काउंट कर रहे हैं इसको बोलते हैं TLC, मींस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करते हैं तो क्या इसमें RBC को क्या हम लोग टोटल नहीं काउंट किए थे क्या। देखो यहाँ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करने का मतलब ये है कि जो ल्यूकोसाइट हमारे होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसी स्पेसिफिक ल्यूकोसाइट का काउंट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एसिडोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। हम लोग किसी स्पेसिफिक यानी एसिडोफिल्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारे ल्यूकोसाइट को काउंट कर रहे हैं। जो 5 तरह के ल्यूकोसाइट्स हैं सारे को जब काउंट करेंगे तो उसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसका नंबरिंग कितना होना चाहिए, 8,000 to 11,000 पर MMQ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं। अभी हम बोले कि देखो 5 टाइप्स के होंगे जी, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग इसको दूसरे टाइप्स में बांटते हैं। कैसे बांटेंगे देखते हैं। देखिए जो टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट है वो क्या है, 2 हैं। कौन कौन है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। तो यहाँ बात आती है कि सर इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, हम लोग तो ये भी कर सकते थे ना कि 5 टाइप्स के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जो यहाँ क्लासिफाई किए हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, उसका कुछ बेसिस है, यानी किस बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई किए हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी अगर आप ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करोगे, एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करोगे, तो दोनों के न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है, दोनों का न्यूक्लियस का जो मॉर्फोलॉजी होता है, वो दोनों में चेंजिंग होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके साइटोप्लाज्म की नेचर की बात करते हैं तो ग्रेन्युलोसाइट्स का साइटोप्लाज्म डिफरेंट होगा, एक ग्रेन्युलोसाइट्स का साइटोप्लाज्म डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो डिफरेंस जो प्रेजेंट है दोनों में, इसके बेसिस पे हम लोग जो ल्यूकोसाइट है उसको 2 भाग में कर दिए। कौन कौन, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। नेक्स्ट है हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। देखिए हम लोग WBC को क्या किए, 2 भाग में बांट दिए, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। किस बेसिस पे बांटे थे जी, कि ऑन द प्रेजेंस नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी दोनों में न्यूक्लियस डिफरेंट होंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे, और जो इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, एक में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट
प्रेजेंट होगा और दूसरे में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा, यानी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है यानी एब्सेंट है उसको हम लोग बोले एग्रेन्युलोसाइट्स। देखो ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स है इसका साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा। अब ग्रेन्यूल्स किसकी बात करें, जो बॉर्नविटा का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कहीं बॉर्नविटा खाए होगे तो देखोगे उसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में बॉर्नविटा होता है। उसी टाइप से उसे वैसा ही ग्रेन्यूल्स जो ग्रेन्युलोसाइट है उसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी जो ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जाम्पल हैं, जो ग्रेन्युलोसाइट्स में WBC आते हैं कौन कौन, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों WBC में इनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें जो साइटोप्लाज्म जो होगा उसमें कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कुछ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कैसा लगेगा, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसके चलते हम लोग इसको ग्रेन्युलोसाइट्स में रखे हैं। अब ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स है ना, ये क्या होता है, ये डिफरेंट डाई से इसको स्टेन किया जा सकता है। जैसे कि एसिडोफिल्स को डिफरेंट डाई से स्टेन करते हैं, बेसोफिल्स को डिफरेंट डाई से स्टेन करते हैं, न्यूट्रोफिल्स के लिए अलग डाई है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। तो जो इनका जो ग्रेन्यूल्स होता है वो स्टेन होता है डिफरेंट डाई से। चलिए नेक्स्ट है इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस कैसा होता है। नॉर्मली कंडीशन में आप लोग देखे होंगे कोई भी जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है राउंड शेप होता है, नॉर्मली कंडीशन की बात कर रहे हैं, और सिंगल फॉर्म में होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है नॉर्मली, कॉमनली एंड जनरली। ठीक है, या एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस। क्यों एक्सेप्शन जी, बिकॉज बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शन। हर चीज़ में आपको बायोलॉजी में कुछ न कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो बहुत सारे एक ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो क्या होते हैं, सेल तो एक ही है लेकिन उसमें न्यूक्लियस क्या है, ज़्यादा के फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ की बात कर रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एक लोब में ना हो करके डिफरेंट लोब में होता है, यानी 2 से 3 लोब, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कभी कभी ये स्ट्रक्चर 5 में भी जा सकता है। देखो ये सारा न्यूक्लियस एक ही है, ये एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है लोब में क्या हो गया है, चेंज हो गया है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब। तो ये जो हमारे एसिडोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, एक लोब ना होकर के मल्टी लोब्ड होता है। अब ये इसका जो न्यूक्लियस है सो मल्टी लोब्ड है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC। यानी जो ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जाम्पल हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स में जो WBC आ रहे हैं उनको हम लोग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC भी बोल सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC के एग्जाम्पल कौन कौन होगा, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड फाइनली न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, देखिए अब इसकी बात करते हैं इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो सिंपली है, जो ग्रेन्युलोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है वो होता है बोन मैरो में। हमारा एक ग्रेन्युलोसाइट्स भी बोन मैरो में होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो हमारा टोटल जो डिफरेंट टाइप्स के जो WBC हैं, यानी जो WBC होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में। और आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ग्रेन्युलोसाइट्स बोन मैरो में होता है, ग्रेन्युलोसाइट बोन मैरो में, इतना ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ एक वर्ड याद रखना है आप लोग को, एक सेंटेंस याद रखना है कि जो WBC होते हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया ग्रेन्युलोसाइट्स। नेक्स्ट हाँ, इसके में कौन कौन से आएंगे, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट जो है वो है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। देखो ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, सिर्फ ए का फर्क है। कोई भी वर्ड के पहले जब ए लग जाता है तो उसका मतलब नॉट हो जाता है। ठीक है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मतलब ए का मतलब नॉट, एटम ए का मतलब नॉट, यहाँ भी सारा नॉट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यानी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इसका साइटोप्लाज्म में नहीं होगा तो क्या इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। ठीक है, और इसको स्टेनिंग का जरूरत नहीं है, स्टेन होगा ही नहीं। क्यों नहीं स्टेन होगा, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स तो है ही नहीं, क्यों, और ग्रेन्यूल्स ही तो स्टेन हो रहा था। चलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस लोब फॉर्म में नहीं होता है। इसका न्यूक्लियस या तो बीन के फॉर्म में होगा, बीन शेप्ड, या फिर सर्कुलर होगा न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है वो लोब फॉर्म में नहीं है, यानी इसका जो न्यूक्लियस है मल्टी लोब नहीं होता है, सिंगल लोब होता है। इसी के चलते हम लोग इसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर WBC। यानी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोन्यूक्लियर WBC के एग्जाम्पल दीजिए, तो कौन कौन है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और हमारा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC के एग्जाम्पल कौन कौन था, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स।
चलिए इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा, और इसमें इसका जो एग्जांपल्स होंगे, यानी इसमें जो ए ग्रेनुलोसाइट्स में जो जो WBC आएंगे वो हैं मोनोसाइट्स हैं लिम्फोसाइट्स। ओके, लोगों ने अभी डिफरेंट टाइप्स के ल्यूकोसाइट्स की बात की, जिसमें से हम लोग जो ल्यूकोसाइट्स का जो क्लासिफिकेशन किए थे, जो उसको डिफरेंट टाइप्स में बांटे थे, वो किस बेसिस पे बांटे थे? न्यूक्लियस और नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कुछ ऐसे ल्यूकोसाइट्स होंगे जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स में रखें, और जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे उनको हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स में रखें। तो चलिए डिफरेंट टाइप्स के जो हमारा ल्यूकोसाइट है उसकी बात करते हैं। एसिडोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं एंड लिम्फोसाइट। जिसमें से एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स जो था वो क्या था? ग्रेनुलोसाइट्स था, यानी इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे। और जो हमारा मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट है वो क्या है? हमारा ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं। हम लोग बात करते हैं जो हमारा टोटल TLC है, मींस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कितना था? 8000 to 11000 पर MMQ। ये हमारा TLC है। यानी जब हम लोग ब्लड लेंगे उसमें जब TLC काउंट करने की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ हम लोग स्पेसिफिक ल्यूकोसाइट का काउंट नहीं करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट करते हैं। ये पांचों ल्यूकोसाइट का काउंट करते हैं। लेकिन क्या ये जो पांचों ल्यूकोसाइट है, क्या सबका अमाउंट सेम रहेगा या फिर डिफरेंट रहेगा? तो जो इन लोग का जो अमाउंट होता है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट, इसका जो अमाउंट होता है वो वेरी करता है। किसी का अमाउंट हाई रहता है तो किसी का अमाउंट कम रहता है। ठीक है, तो देखो इसका जो हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या अमाउंट होता है टोटल ल्यूकोसाइट्स में। अगर हम लोग एसिडोफिल्स की बात करते हैं तो एसिडोफिल्स टोटल ल्यूकोसाइट में 5% पार्ट को कवर करता है। यानी टोटल ल्यूकोसाइट है उसमें जो एसिडोफिल्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? 4% रहेंगे। टोटल 4% ऑफ TLC। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करते हैं तो इसका जो अमाउंट होता है वो 0.5 to 1%। ये सबसे मिनिमम होता है, तो आपको याद रखना होगा। सबसे जो कम अमाउंट में जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में वो बेसोफिल्स होते हैं। क्या है? 0.5 to 1। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो ये सबसे हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो 65 to 70% ऑफ TLC, यानी जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है उसका 65 से 70% पार्ट न्यूट्रोफिल जो होते हैं 65 से 70% पार्ट रहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा ये दोनों को। सबसे कम अमाउंट में कौन से ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट की बात करते हैं तो ये 4 to 8% पार्ट रहते हैं, यानी जो टोटल ल्यूकोसाइट है उसमें 4 to 8% क्या रहेंगे? मोनोसाइट। और जो नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, जो 25 to 30%, यानी जो TLC है उसमें 25 to 30% लिम्फोसाइट होता है। देखो ये तो TLC था जो 8000 से 11000 था, लेकिन इसका अमाउंट वेरी कर रहा है। कोई 4% है, कोई 60 से 70% है, कोई 25% है, कोई 1% है और कोई 25 से 30% है। तो ये जो है ना, ये जो काउंटिंग है इसको हम लोग बोलते हैं DLC। TLC नहीं, DLC, D फॉर डॉग। DLC मीन्स डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हम लोग क्या करते हैं कि एसिडोफिल्स का जो परसेंटेज है वो कितना है, किसमें? TLC में। यानी जो 8000 से 11000 पर MMQ WBC है उसमें एसिडोफिल्स कितना प्रेजेंट है, उसमें हमारा बेसोफिल्स कितना प्रेजेंट है, उसमें लिम्फोसाइट कितने प्रेजेंट है, उसमें न्यूट्रोफिल्स कितने प्रेजेंट है और उसमें मोनोसाइट्स कितने प्रेजेंट है। इसका जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, इसका जो हम लोग देखते हैं, जो एग्जामिन करते हैं ब्लड को, WBC को, इसको हम लोग बोलते हैं DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, चलिए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी एसिडोफिल्स का डीपली स्टडी करेंगे, कैसा होता है, उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बेसोफिल्स का स्टडी करेंगे और न्यूट्रोफिल्स का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एसिडोफिल्स की बात करते हैं। ये जो एसिडोफिल्स है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एमीबॉइडल होता है। याद रखिएगा जितने भी WBC हैं ये पांचों, सारा का स्ट्रक्चर क्या होता है? एमीबॉइडल शेप, मींस अमीबा लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें जो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स का कभी कभी जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर भी होता है।
तो इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो मोनोसाइट है कॉन्फ्लिक्शन है, यानी इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है कि इसका जो शेप है वो कैसा होता है, तो एमीबॉइडल ही बोल सकते हैं और सर्कुलर ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर एमीबॉइडल और सर्कुलर दोनों ऑप्शन में हो तो आंसर गोज टू किसके यहाँ पे, एमीबॉइडल। ठीक है, चलिए, यानी जो हमारे जो टोटल ल्यूकोसाइट्स होंगे वो कैसे होंगे, एमीबॉइडल शेप के होंगे सारे, कोई भी हो। नेक्स्ट है साइज की बात करते हैं। इनका जो साइज होता है वो 10 to 14 म्यू, 10 to 14 म्यू। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। क्यों जी, देखो, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर देखोगे एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये सारे के सारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं, यानी इनके जो साइटोप्लाज्म है उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, मल्टी लोब्ड होगा, यानी एक लोब ना होकर के एक से ज्यादा। ऐसे डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। क्यों, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है बाइलोब्ड है, और बाइलोब्ड वाले न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। इनका जो न्यूक्लियस है बाइलोब्ड है, यानी ये जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस तो एक ही होगा लेकिन कितने फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दो फॉर्म में, 1 and 2। ठीक है, इसी का तो बेसिस था क्लासिफिकेशन का कि न्यूक्लियस कैसा होता है, नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म कैसा होता है। ये क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। एक केमिकल्स हम बोले थे कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो स्टेन होते हैं डिफरेंट डाई से, हर का स्पेसिफिक डाई होता है। तो ये जो एसिडोफिल्स है इनके जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो जो स्टेन होते हैं वो किससे होते हैं, कौन से डाई से, इओसिन डाई। इओसिन क्या है, एक एसिडिक डाई है, एसिडिक डाई है जो इसके ग्रेन्यूल्स को, किसके ग्रेन्यूल्स को, एसिडोफिल्स के ग्रेन्यूल्स को स्टेन प्रोवाइड करता है। अब ये इओसिन से स्टेन होता है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इओसिनोफिल्स। आप लोग इस्नोफिलिया की बात सुने होंगे कि इस्नोफिलिया इसका बढ़ा हुआ है, वही है। इसी का अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज जब हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं इस्नोफिलिया। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मींस एसिडोफिल्स इज आल्सो नोन एज इओसिनोफिल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए, जब हमारे बॉडी में एलर्जी होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, सपोज दैट कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स यहाँ पे अटैच हुआ और हमारा बॉडी उसके लिए इचिंग या फिर रिएक्शन करने लगा, एलर्जी शो करने लगा। हे फीवर की भी बात कर सकते हैं, और बात कर सकते हैं हम लोग कोई एनिमल प्रोटीन लिए, किसी किसी को एक प्रोटीन से क्या होता है, एलर्जी होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो क्या करता है, जो एसिडोफिल्स है, डब्ल्यूबीसी मींस एसिडोफिल्स हैं, वो क्या करता है, हिस्टामिन को सीक्रेट करता है। हिस्टामिन सीक्रेट करेगा और एलर्जी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा। अब ये एलर्जी को जब न्यूट्रलाइज करता है तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर वो फूल जाएगा, इचिंग होगा, रेड एरिया हो जाएगा, यानी हिस्टामिन क्या है, अमाउंट ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हुआ है, क्योंकि एसिडोफिल्स है वो रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन में सीक्रेट किया है। तो इसको कम करने के लिए, जो इचिंग हो रहा था, जो रेडनेस आ गया था, इसको कम करने के लिए हम लोग ऊपर से एक दवा लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, जिसमें सिट्रीजिन हो गए, एविल हो गए, ये सबको हम लोग ऊपर से लेते हैं। अब ये को ऊपर से लेंगे तो क्या होगा, हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आपस में टकराएंगे या मिलेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। हमारे जो इचिंग हो रहा था, जो रैशेस थे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये हमारे एलर्जी रिएक्शन में हुआ। दूसरा क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन की बात करते हैं, टेनियसिस की बात करते हैं या फिर एस्केरियासिस की बात करते हैं। जब कोई पर्सन जो है एस्केरिस से जब इन्फेक्टेड हो जाता है, जो पैरासाइट होते हैं, जो बॉडी में इंटर करता है, तो देखो ये हमारा एक हमारे इंपॉर्टेंट प्ले को रोल करता है। इस पैरासाइट से हम लोग को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। आप लोग लाइसोसोम के बारे में सुने होंगे। लाइसोसोम क्या था, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों बोल रहे थे उसको, क्योंकि अगर जो लाइसोसोम होता है, अगर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर उनका जरूरत जब नहीं रहता है सेल का, तो लाइसोसोम क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है और उसका जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे सेल के पार्ट को, सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। जो एसिडोफिल्स है वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है उस समय जो हमारा एसिडोफिल्स है वर्क लाइक अ लाइसोसोम। ये क्या करता है, ये जो एसिडोफिल्स है पैरासाइट के बॉडी वॉल से अटैच हो जाता है। बॉडी वॉल से अटैच होने के बाद ये जो एक एंजाइम सीक्रेट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और पैरासाइट के वॉल को डिसॉल्व कर देता है।
और वॉल को डिजोल्व करेगा तो इसमें पैरासाइट का काम तमाम। ये हम लोग को पैरासाइट से क्या क्या प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। अब ये सिंथेसिस की बात करते हैं, क्या सिंथेसाइज करता है पहले बता चुके हैं, हिस्टामिन। लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है 14 आवर्स। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेसोफिल्स। अगर बेसोफिल्स की नंबरिंग की बात करते हैं, इसका जो परसेंटेज की बात करते हैं वो 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी जो टोटल ल्यूकोसाइट है उसमें से 0.5% to 1% क्या रहेंगे, बेसोफिल्स रहेंगे। अगर हम लोग इसके नंबरिंग की बात करते हैं तो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। शेप की बात करते हैं तो एमीबॉइडल शेप होता है, पहले ही बता चुके हैं कि सारा WBC हमारा एमीबॉइडल शेप होगा। मोनोसाइट सर्कुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है साइज। साइज जो है 8 to 10 म्यू। अब 8 to 10 म्यू साइज है तो ये सब ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन जो पॉइंट है वो याद रखिएगा, साइज सारा का याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स की अगर बात करते हैं, ये जो हमारा WBC था उसके भी न्यूक्लियस नहीं बना रहे, सिर्फ ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं। तो इनमें जो ग्रेन्यूल्स था ये स्टेन होते हैं, किससे होते हैं, मिथाइलिन ब्लू से। अब मिथाइलिन ब्लू क्या है, केमिकल है और एक डाई है। कैसा डाई है जी, बेसिक डाई है। बेसिक डाई से हमारा बेसोफिल्स क्या होता है, स्टेन होता है, कलर शो करता है। ये किससे, मिथाइलिन ब्लू से। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की बात करते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस तो सिंगल ही होगा, लेकिन लोब एक से ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC के एग्जांपल्स हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड भी होता है कभी कभी और ट्राइलोब्ड भी होता है। बाइलोब्ड किसका था, एसिडोफिल्स का था। बेसोफिल्स का भी बाइलोब्ड हो सकता है, लेकिन इनमें जो न्यूक्लियस है वो वेरी करते हैं। कम से कम न्यूक्लियस नहीं, लोब, कम से कम 2 लोब और ज्यादा से ज्यादा 3 लोब हो सकते हैं। ठीक है, चलो फंक्शन की बात करते हैं कि इसका जो फंक्शन है क्या है। देखो इसका फंक्शन क्या था, एलर्जी और पैरासाइटिक इंफेक्शन में बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इसका काम क्या है, जो कुछ केमिकल्स हैं जिसको सिक्रीट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। कौन कौन से केमिकल्स हैं, हिपैरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया और सीरोटोनिन। ये तीनों जो केमिकल्स हैं, कुछ का ये फॉर्मेशन करता है कौन, बेसोफिल्स, और कुछ को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मेनली ये जो तीनों केमिकल्स हैं ना, वो कहाँ पर बनते हैं, लीवर में बनते हैं। तीनों लीवर में बनते हैं। जैसे ये जो हिस्टामिन था उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा था, एसिडोफिल्स कर रहा था, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। कुछ अमाउंट ऑफ हिपेरिन को ये फॉर्मेशन करता है। सीरोटोनिन जो होते हैं जहां पे बनेंगे वहां से सिक्रेट करेगा, और हल्का पार्ट इसका फॉर्मेशन इसके यहाँ बेसोफिल्स में होता है। क्लियर। इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 10 आवर्स। ये हो गया हमारा बेसोफिल्स। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को और क्या बोलते हैं, हेट्रोफिल्स बोलते हैं। अगर हम लोग इसके अमाउंट की बात करते हैं, इसका जो परसेंटेज है टोटल ल्यूकोसाइट में वो 65 to 70% है। इसका भी जो शेप होगा एमीबॉइडल होगा। 65 to 70% है, यानी WBC में जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स या फिर हेट्रोफिल्स का होता है। ठीक है, इसके हम लोग साइज की बात करते हैं तो 10 to 12 म्यू। हम लोग इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 लोब to 5 लोब, 3 लोब भी हो सकते हैं और 5 लोब तक ये जाते हैं। तो 5 लोब इस टाइप से होंगे, ये हम 4 लोब बनाए। ठीक है, 4 लोब, इसमें 5 लोब तक, कभी कभी इसमें कम से कम 3 लोब रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 5 लोब तक प्रेजेंट हो सकता है। इसके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स हैं वो भी डाई होंगे, और ये बहुत भोला भाला, ये बोलता है मेरे लिए कोई स्पेसिफिक डाई का व्यवस्था मत करो, इंतजाम मत करो। हम कोई भी डाई से क्या हो जाएंगे, स्टेन हो जाएंगे। वो एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, कोई भी डाई दो हमको, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, उससे हम स्टेन हो जाएंगे, हम कलर शो कर देंगे। कोई स्पेसिफिक डाई की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो लोब का काउंटिंग था, किसके लोब का, न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस में जो लोब था उसको जो काउंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अर्नेथ काउंट। क्या बोलते हैं, अर्नेथ काउंट। यहां शो किए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अर्नेथ काउंट, अर्नेथ काउंट क्या है, काउंटिंग ऑफ लोब्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के लोब के काउंटिंग को अर्नेथ काउंट बोलते हैं।
ये जो है हमारा वो मोटाइल WBC है। देखो ये मोटाइल नहीं है, ये मोटाइल नहीं है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। कैसे? ब्लड जब फ्लो कर रहा है उस समय ये भी फ्लो कर जाएंगे, मींस ब्लड के फ्लो के थ्रू, करंट के थ्रू। लेकिन ये जो है हमारा न्यूट्रोफिल्स है वो क्या है? मोटाइल WBC है। मोटाइल WBC कहने का मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने का मतलब क्या है? कहीं कहीं ये जो कैपिलरीज होता है, कैपिलरी को क्रॉस करके सेल या टिश्यू में आ जाता है। तो इसको क्या इतना इच्छा हो गया घूमने का कि जो अपना जगह को छेड़ के टिश्यू में जा रहा है या फिर सेल में जा रहा है? क्योंकि ये फैगोसाइटिक नेचर को शो करता है। फैगोसाइटिक आगे बात करेंगे। यानी ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो WBC था वो मोटाइल था, और ये जो मोटिलिटी है इसको हम लोग बोलते हैं डायफिडेसिस, DIAPEDSIS, डायफिडेसिस। डायफिडेसिस क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है WBC का। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? जो कैपिलरी से बाहर जा सकता है। कहाँ बाहर जा सकता है? सेल या फिर टिश्यू में। ठीक है, ये जो गया, इसका जो जाने का पर्पस था वो क्या पर्पस था? फैगोसाइटिक नेचर को शो करता है। सपोज दैट कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस सेल या टिश्यू में है और इसको पता चलेगा तो ये तो ब्लड वेसल्स में है, तो ये कैसे करेगा? ब्लड वेसल्स को क्रॉस करेगा और उस एरिया में जाएगा जहां पर क्या है? बैक्टीरिया और वायरस, और वहां पे फैगोसाइटिक नेचर को शो करेगा, यानी उसको खा जाएगा, पचा जाएगा। ठीक है, और हमारे बॉडी को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। किससे? वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ओके, चलिए फैगोसाइटिक नेचर की शो की बात कर ली। अब देखो कोई भी, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, इस न्यूट्रोफिल्स को माइक्रो पुलिसमैन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बता रहे हैं। जैसे देखो कोई भी जो गार्ड होते हैं या फिर पुलिस होते हैं, जो कमांडो होते हैं, वो क्या करते हैं? आतंकवादी लोग को मारते हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनसे हम लोग को लॉस होने वाला है। इसी टाइप से बैक्टीरिया और जो वायरस है वो एज ए टेररिस्ट आते हैं हमारे बॉडी में, और इसका जो प्रोटेक्शन करता है, उसको जो डिस्ट्रॉय करता है, वो कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करता है। ठीक है, यानी ये पुलिस का रोल कर रहा है। तो पुलिस का रोल कर रहा है, सर इसको डायरेक्ट पुलिसमैन बोल देते हैं ना, पुलिस ऑफ WBC, लेकिन इसको माइक्रो क्यों? क्योंकि एक और जो हमारा मोनोसाइट्स है वो भी ऐसा ही रोल को प्ले करता है, वो भी काम करता है पुलिस के जैसा। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। उसका साइज बड़ा होता है न्यूट्रोफिल से, इसलिए हम लोग इसको माइक्रो पुलिसमैन बोल देते हैं, और मोनोसाइट्स को मैक्रो पुलिसमैन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो पुलिसमैन या फिर शॉर्ट ट्रूप, जैसे पैराट्रूप कमांडो बोलते हैं, उसी टाइप से ये शॉर्ट ट्रूप है। इसका लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो ये 12 आवर का इसका लाइफ स्पैन। देखिए हम लोग जो थे वो ग्रेन्युलोसाइट्स का पार्ट को कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आया था। अब जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट्स, मींस अब ऐसे WBC को पढ़ेंगे जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। वो कौन कौन है? मोनोसाइट्स हैं और हमारे लिम्फोसाइट्स हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर इसका अमाउंट क्या होता है WBC में, यानी कितने % में प्रेजेंट होता है, इसका परसेंटेज क्या होता है, तो जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, जो टोटल WBC था, उसमें से जो मोनोसाइट्स होते हैं 4 to 8% होते हैं। ठीक है, साइज की बात करते हैं तो इसका 11 to 20 म्यू होता है, और ये सबसे बड़ा ब्लड कॉर्पसल्स है। WBC में नहीं, सारे ब्लड कॉर्पसल्स, जितने भी ब्लड कॉर्पसल्स हैं, कौन कौन? RBC की बात करो या फिर WBC की बात करो या फिर प्लेटलेट्स की बात करो, जो सबसे बड़ा WBC में कौन कौन? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। ये सब सारे में प्लस RBC प्लस प्लेटलेट, सारे में सबसे बड़ा कौन है जी? मोनोसाइट्स है। इसीलिए ये लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पसल्स है, ये याद रखना, ये VVI है। हम लोग बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की, कि इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है। देखिए इसके पहले वाले एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में उनका जो न्यूक्लियस था वो लोब फॉर्म में था। किसी का 2 था तो किसी का 2 से 3 था, किसी के 3 से 5 था। यानी ये जो सारे WBC थे वो पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC थे। और ये जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है वो किसका एग्जाम्पल है? मोनो न्यूक्लियर WBC। मोनो न्यूक्लियर WBC मींस इनका जो न्यूक्लियस होगा वो एक ही फॉर्म में होगा, लोब के फॉर्म में नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं मोनोसाइट्स की बात करते हैं, तो मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है, लोब नहीं है, किडनी शेप है। ठीक है, या फिर बीन शेप। तो देखो यहाँ तक हम शेप की बात नहीं की, क्योंकि एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में शेप की बात की थी, वो एमीबॉइडल था।
ये जो मोनोसाइट्स का जो शेप की बात करते हैं, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कॉन्फ्लिक्शन है इसमें। क्या कॉन्फ्लिक्शन है? कुछ लोग बोलते हैं इसका जो शेप होता है एमीबॉयडल होता है, और कुछ लोग बोलते हैं इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको एमीबॉयडल ही मारना है। ठीक है, हम यहाँ पे शो अप नहीं किए हैं। ठीक है, एमीबॉयडल ही आपको मारना है, मान के चलना है। जो सारे WBC होते हैं एमीबॉयडल शेप में होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो है डायपिडेसिस। डायपिडेसिस बता दिए कि क्या, वो एक कैरेक्टर होता है जो ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके कहाँ जाया जाता है? टिश्यू में। यानी इसमें डायपिडेसिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मीन्स इसमें ये कैरेक्टर प्रेजेंट होता है मोनोसाइट्स में कि वो ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस करके टिश्यू तक पहुंच सके। क्यों पहुंचेगा जी? फैगोसाइटोसिस के लिए। क्या काम है? फैगोसाइटोसिस मीन्स जो बैक्टीरिया और जो वायरस आएंगे उसको क्या करेगा? इंगल्फ करेगा। ऐसा ही काम कौन कर रहा था? हमारा न्यूट्रोफिल्स कर रहा था। और जब न्यूट्रोफिल ऐसा काम कर रहा था तो उसको हम लोग एक नेमिंग दिए थे, उसका एक नोमेनक्लेचर किए थे। क्या किए थे? पुलिसमैन। कैसा पुलिसमैन? माइक्रो पुलिसमैन, या फिर शॉर्ट ट्रूप, यानी छोटे पुलिसमैन। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा था। लेकिन इसका साइज बड़ा है, ब्लड जो लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पसेल्स है, तो इसको माइक्रो पुलिसमैन ना बोल करके मैक्रो पुलिसमैन कहते हैं। ये मैक्रो पुलिसमैन का एग्जांपल कौन है? मोनोसाइट्स। माइक्रो पुलिसमैन का एग्जांपल कौन है? न्यूट्रोफिल्स। मोटाइल WBC बता दिए, ये डायपिडेसिस बता दिए, फैगोसाइटोसिस नेचर बता दिए, और ये हमारा मैक्रो पुलिसमैन, इसको भी डिस्कस कर दिए। इसको हम लोग स्कैवेंजर ऑफ सेल, स्कैवेंजर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सपोज दैट कोई भी ब्लड कॉर्पसेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर उसमें टूट जाता है, या फिर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो ब्लड वेसल्स को ब्लड में नहीं रख करके उसको हटाया जाता है, यानी साफ सफाई का काम, क्योंकि उसका कोई काम है नहीं। तो उसका जो वो जो है, जो टूटे हुए जो रप्चर ब्लड वेसल, जो रप्चर RBC है, प्लेटलेट्स हैं, या फिर जो WBC हैं जिनका कोई काम नहीं है, उसको जो मोनोसाइट्स है वो खा जाता है, यानी फैगोसाइटिक नेचर को शो करता है। तो वहां पर क्या होता है? वो जो पूरे कॉर्पसेल्स थे, जो ब्लड थे, उनमें जो साफ सफाई का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? मोनोसाइट्स। इसलिए हम लोग इसको एक और नाम देते हैं, स्कैवेंजर ऑफ ब्लड। हम लोग लिम्फोसाइट के टाइप्स की बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं। जो हमारे लिम्फोसाइट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। किस बेसिस पे इसको 2 टाइप्स के किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसका जो काम है उसके बेसिस पे हम लोग क्या किए हैं? इसको 2 भाग में बांटे हैं। देखो, पहला T लिम्फोसाइट एंड सेकेंड B लिम्फोसाइट। देखो अब ये जो है, ये जो T लिम्फोसाइट है वो बनता कहाँ पे है? देखो ये भी बोन मैरो में बना है जी, ये भी बोन मैरो, जितने भी थे जो हमारे WBC थे वो बोन मैरो में ही बन रहे थे। ठीक है, ये जो है हमारा T लिम्फोसाइट वो बोन मैरो में क्या होता है? बनता है। मींस इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है? T लिम्फोसाइट, सॉरी, बोन मैरो से, और इसका भी बोन मैरो से होता है, दोनों का। लेकिन T लिम्फोसाइट को देखो, जैसे कहा जाता है ना, जन्म तो घर में लिए लेकिन उसको मैच्योर होने के लिए कहीं भेजा जाता है, उसको जो काम करना है, तैसे उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है। इसीलिए ये T लिम्फोसाइट जो है बनता तो बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योर कहाँ पे होता है? थाइमस ग्लैंड में। अब ये बात आती है, थाइमस ग्लैंड क्या है सर? थाइमस ग्लैंड जो होता है, जो हमारा स्टर्नम बोन है, उसके नीचे वाले पार्ट में एक टी शेप्ड ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। ये बच्चे में आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो जो थाइमस है वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है, डीजनरेट होने लगता है, और एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी 15 साल होते होते ये 99% क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। मीन्स ये जो T लिम्फोसाइट है वो क्या करेंगे जी? बनेंगे तो बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहाँ होंगे? थाइमस ग्लैंड में। अब ये T लिम्फोसाइट को भी हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। किस बेसिस पे? काम के बेसिस पे, कौन क्या काम करेगा, यहाँ पे बटा हुआ है कि किसका क्या काम है। तो फर्स्ट है T किलर। T किलर क्या शो कर रहा है? एक T लिम्फोसाइट का पार्ट है, जैसा नाम वैसा काम। T हेल्पर एंड थर्ड इज T सप्रेसर। T किलर जो है, देखो ये जो है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो T किलर है, सपोज है मेरे बॉडी में
इन्फेक्शन हो गया, वायरल या फिर बैक्टीरियल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में जो टी किलर होता है वायरस और बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा, डायरेक्ट किल करेगा। तो किसका काम है ये, टी किलर का। क्या काम है ये, पैथोजन। पैथोजन मतलब वायरस या फिर बैक्टीरिया की बात करें उसको किल करेगा। नेक्स्ट है टी हेल्पर। टी हेल्पर क्या करेगा, टी हेल्पर जो है वो बी लिम्फोसाइट को जाकर बोलेगा कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, एंटीबॉडी को बनाओ। कौन बोलेगा, टी हेल्पर। किसको, बी लिम्फोसाइट को। और जो थर्ड है वो है टी सप्रेसर। सप्रेसर मतलब शांत करना, सप्रेस करना, रोकना। बहुत ज्यादा गुस्सा जो हो जाएगा तो बोलते हैं चलो इसको शांत करो, सप्रेस करो। तो टी किलर बहुत ज्यादा गुस्सा में रहता है कि चलो आज सबको मार ही देंगे, तो बैक्टीरिया वायरस को मारता है। तो टी सप्रेसर बोलता है कि भाई अब तू शांत हो जा। क्यों शांत हो जा, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस कंप्लीट हो गए हैं। अगर वो शांत नहीं होगा तो ये हमारे बॉडी ऑर्गन को भी, हमारे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगेगा। अगर हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो हम लोग क्या होगा, ऑटो इम्यूनो डिजीज, यानी हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहा है, क्योंकि टी सप्रेसर काम नहीं कर रहा है। अगर टी सप्रेसर नहीं काम करेगा तो हमारा खुद जो टी किलर सेल है हमारा, हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। इसलिए सारे का काम अपना है। नेक्स्ट जो है वो है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को बता दिए टी हेल्पर क्या कर रहा था, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करो। यानी ये जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, प्रोड्यूस, सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। चलो सारे का काम हो गया। चलो नेक्स्ट जो है 3 वर्ड है, जैसे हम तुम लोग को बताए थे पॉलीसिथीमिया, ठीक है ना, वो किस में बताए थे जी, वो आरबीसी के कंडीशन में, कि जब हम लोग हिल एरिया में आते हैं। तो ऐसे डब्ल्यूबीसी में होता है। हम लोग का डब्ल्यूबीसी का जो काउंट था पर एमएम की वो कितना था, 8000 से 11000। ठीक है, तो कम बेसी हल्का हल्का होते रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। कब कम होगा कब ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, जो डिक्रीज होता है तो उस टर्म को क्या करते हैं। देखिए पहला जो है ल्यूकोसाइटोसिस। देखो जहां भी सिस लग जाए ना, समझ जाना कि वो इन्फेक्शन की बात कर रहा है। मेनिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, एलिफेंटेसिस, ये भी जहां भी लाइक ल्यूकोसाइटोसिस, ये सब जितने भी हैं वहां पे सिस जहां लग जाए, आईटी जहां लगे, समझो इन्फेक्शन की बात कर रहा है। तो ऐसे यहां देखो जो ल्यूकोसाइटोसिस है ये क्या होता है, इंक्रीज इन टीएलसी, यानी जब टीएलसी का नंबर बढ़ जाए, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, जब आपका टीएलसी का नंबर 11000 से ज्यादा हो जाए। 8000 से 11000 नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा नॉर्मलिटी को बताता है कि हम फिट हैं। लेकिन जैसे ही 11000 से ज्यादा हो जाएगा, मीन्स 15000, 20000, 30000, तो इस टर्म को, इस मेडिकल टर्म को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये क्यों होता है, क्या कारण है। देखिए जब भी हमारा बैक्टीरियल या फिर वायरल इंफेक्शन होता है तो इस कंडीशन में हमारा डब्ल्यूबीसी अपना नंबर को इंक्रीज करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यानी एट द टाइम ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारा डब्ल्यूबीसी है स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। कोई दिक्कत नहीं, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो अच्छी बात है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टर्म का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो है ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया, इसमें नंबर इंक्रीज हुआ, इसमें नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो नंबर इंक्रीज हुआ सर जब हमारा बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो नंबर डिक्रीज कब होगा। देखिए नॉर्मली कंडीशन में जब भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, अपना जो नंबर है डब्ल्यूबीसी वो इंक्रीज करता है। लेकिन एक्सेप्शन एड्स एंड टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है, बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी, एड्स, एचआईवी वायरस, एक वायरल और एक बैक्टीरियल है। इस कंडीशन में देखो नॉर्मल हम यहाँ पे बोले बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, ये वायरल है, ये बैक्टीरियल है। इस कंडीशन में जो डब्ल्यूबीसी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मींस 8000 से कम हो जाता है। अगर आपको टाइफॉइड हुआ है या फिर एड्स है किसी पर्सन को, तो वहां पर क्या होता है, उसका जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, और डब्ल्यूबीसी के अमाउंट कम होना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्लियर। ल्यूकोसाइटोसिस क्या था, इंक्रीज इन क्या है, टीएलसी।
ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या है? डिक्रीज इन टीएलसी। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। चलो नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे एबनॉर्मलिटी बहुत ज्यादा, इंक्रीज नहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। कितना इंक्रीज हो जा रहा है जी? जब 1 लाख से ज्यादा WBC हो जाएगा। WBC जब 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया। एंड ल्यूकेमिया इज ऑल्सो नोन एज, इन कॉमन वर्ड, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया क्या ये है? क्या मेडिकल टर्म है? ये नॉर्मल टर्म है। यानी ब्लड कैंसर में क्या होता है? जो WBC का अमाउंट होता है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, यानी कंटिन्यू बढ़ते रहता है और मोर देन 1 लाख हो जाता है। तो दिस कंडीशन नोन है ल्यूकेमिया। देखिए हम लोगों ने RBC को देख लिया, WBC को देख लिया, यानी जो ब्लड कॉर्पसेस के जो पार्ट थे उसमें RBC को देखा, WBC को देखा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग प्लेटलेट्स को देखेंगे, क्योंकि हमारे ब्लड में जो सॉलिड पार्ट है वो 3 फॉर्म में रहेंगे। कौन कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC WBC को देख चुके हैं, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। जैसे कि RBC का नाम क्या था? इरिथ्रोसाइट्स। WBC का नाम क्या था? ल्यूकोसाइट। उसी टाइप से जो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है ना, ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट में जो मैमल्स हैं, क्लास मैमेलिया जो है, उसमें सिर्फ ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ दी जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें प्लेटलेट्स की जगह पे, थ्रोम्बोसाइट की जगह पे वैसा ही काम करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल कॉर्पस्यूल्स। मैमल्स में क्या प्रेजेंट होंगे? थ्रोम्बोसाइट्स मींस प्लेटलेट्स, और जो रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो प्रेजेंट होते हैं क्या? स्पिंडल कॉर्पस्यूल्स, जो प्लेटलेट जैसा काम करते हैं। चलिए अगर हम लोग इसकी साइज की बात करते हैं तो ये साइज में छोटा होता है, 2 to 3 म्यू, यानी 2 से 3 म्यू। काउंट की बात करते हैं तो 1.5 से 4 to 5 लाख पर mm3, यानी पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी अगर 1 मिलीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो उसमें जो प्लेटलेट्स होगा 1.5 से 4 से 5 लाख तक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके शेप की बात करते हैं। इसका जो शेप होता है वो डिस्क लाइक, यानी जो प्लेट होता है उसके जैसा इसका शेप होता है। ओवल शेप भी हो सकता है और बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव RBC था, ये बाई कॉन्वेक्स रहेगा। और जो WBC होते हैं वो कैसा थे? एम्बोइडल शेप थे। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं किनका? थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का, इसमें बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स किसको? जो बेसोफिल्स में ग्रेन्यूल्स थे वही ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म? प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब याद करो जो बेसोफिल्स ग्रेन्यूल्स थे उनमें जो ग्रेन्यूल्स जो था वो कौन से डाई से स्टेन हो रहा था? मिथाइलिन ब्लू। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको भी हम लोग मिथाइलिन ब्लू से स्टेन कर सकते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म है थ्रोम्बोसाइट्स का, इसमें जो साइटोप्लाज्म का जो पार्ट होता है वो बना होता है थ्रोम्बोस्टेथिनिन से। थ्रोम्बोस्टेथिनिन क्या है? एक प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब इसके काउंट की बात करते हैं। इसका जो नॉर्मल काउंट था 1.5 to 4 से 5 लाख तक था, लेकिन इसका काउंट जो होता है अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए, यानी नॉर्मल कंडीशन से कम हो, तो इस टर्म को, इस मेडिकल टर्म को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? सपोज दैट हमारे जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स का जो काम था, क्या काम था आगे बात करेंगे, अगर उससे कम हो जाए उस अमाउंट से तो प्लेटलेट्स अपना पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो प्लेटलेट्स का एक काम क्या है कि जो रिपेयर करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और हमारे जो ब्लड वेसल्स का जो एंडोथेलियम है उसको रिपेयर करता है। जब इसका अमाउंट कम जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग जो होगा सो लेट से होगा। जो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लेट होगा, यानी ब्लड ज़्यादा लॉस होगा। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी जब हमारा प्लेटलेट्स का अमाउंट कम जाता है। एक है कि प्लेटलेट्स का अमाउंट बढ़ता भी होगा, बिल्कुल बढ़ता है। अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट बढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है? जो एक नॉर्मल काउंट है किसका?
प्लेटलेट्स का, उससे उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो सर कम था तो क्लॉटिंग में दिक्कत हो रहा था, यानी लेट से क्लॉटिंग हो रहा था, और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो इमरजेंसी कंडीशन भी आ सकता है। क्या हो सकता है कि हमारा जो ब्लड है वेसल्स में ही क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लॉटिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, फिर सिफेलिक हेमरेज का चांस बढ़ जाता है, पैरालिसिस का चांस बढ़ जाता है। यानी एक नॉर्मल कंडीशन है तब तो हम फिट है, कम हुआ तो ब्लीडिंग जो क्लॉटिंग टाइमिंग है वो क्या है, थोड़ा लेट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो ब्लड वेसल्स में ही क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो मुश्किल हो सकता है। चलिए अब ये प्रोड्यूस की बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है। ये जो फॉर्मेशन होगा, देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, ये तीनों जो बनते हैं कहाँ पर बनते हैं जी, बोन मैरो में बनते हैं। सारा की बात की है कि बोन मैरो में बनता है, यानी जो पूरा ब्लड है वो बोन मैरो में उसका फॉर्मेशन होता है। ये तो प्लेटलेट्स भी है वो भी बोन मैरो में बनता है, और बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइटिक सेल, साइट सेल, मेगा कैरियोसाइट, एक मेगा कैरियोसाइट सेल होता है जो क्या करता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। क्रिटिकल काउंट की बात करते हैं, देखो हमारे जो ब्लड में जब तक थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का अमाउंट 40,000 पर mmQ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रिटिकल है। जहां इससे कम हुआ तो हम लोग में डिजीज स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल ये है, ठीक है, लेकिन ये जब हो जाएगा यानी 40,000 से जब कम हो जाएगा, 40,000 तक हम लोग बच सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन 40,000 से जैसे ही कम होगा तो क्या होता है, हमारे डिजीज, हम लोग में डिजीज होने लगते हैं। क्या डिजीज होंगे, इसका काम क्या था कि जो एंडोथेलियम है उसका रिपेयर करना, तो रिपेयर हो नहीं पाएगा। जब रिपेयर नहीं हो पाएगा तो 40,000 से जब काउंट कम होगा तो जो हमारे स्किन्स हैं उस पर रेड कलर का स्पॉट्स, रैसेज आ जाएंगे, चकता चकता जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी जहां जहां पूरे स्किन पे रेड रेड स्ट्रक्चर आ जाएंगे। उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं परप्यूरा डिजीज। ठीक है, हम लोग के डेंगू कंडीशन में भी प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाता है, डेंगू में भी। चलिए नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स की बात करते हैं कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। तो पहले बता दिए जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं इसमें क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है फ्लो। तो इसका जो वॉल है वो फ्रिक्शन से क्या होता है, कमता है, यानी घिसता है, घिसता है तो ये पतला हो जाएगा। और जब कंटिन्यू ऐसा प्रोसेस होगा, जब पतला होगा, इसका रिपेयर नहीं होगा तो हो सके तो ये पतला होता है तो फ्रिक्शन से फट जाएगा, फट जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स है वो इसका रिपेयर करता है। कैसे रिपेयर करता है, जो प्लेटलेट्स है वो एक क्लॉट का फॉर्मेशन करता है, प्लेटलेट्स क्लॉट्स उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, उसका नेचर होता है कि जिलेटिनियस या फिर म्यूसिलेजिनियस सरफेस पे, ये क्या है, म्यूसिलेजिनियस सरफेस होगा और जिलेटिनियस सरफेस होगा, उस पे जो प्लेटलेट्स क्लॉट है, जो स्पॉट है, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद इसको क्या करेगा, रिपेयर करेगा। मीन्स जो ब्लड फ्लो के दौरान जो फ्रिक्शन से जो एंडोथेलियम क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, ये हमारा प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, ये दूसरा काम भी करता है क्या, सिंथेसाइज्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, ये जो है एक ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, यानी जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है, सपोज दैट ब्लड कट, यहाँ पे कट गया तो कुछ दिन के बाद, कुछ देरी के बाद, कुछ दिन के बाद में, कुछ समय के बाद ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ये जो स्टॉप हो रहा है इसमें जो टाइम लग रहा है ये डिसाइड करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन का अमाउंट कम रहेगा हमारे बॉडी में तो जो ब्लीडिंग हो रहा है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा और क्लॉटिंग में समय लगेगा। अगर इसका अमाउंट नॉर्मल रहेगा तो 1 से 2 मिनट, 3 से 4 मिनट, इतना देर में हमारा ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। हम लोग ब्लड क्लॉटिंग का एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे, उसके स्टेप की बात करेंगे, उसके फैक्टर की बात करेंगे, और वहां पे याद करना कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है किस टाइप से वर्क कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट है ये सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करता है। अगर सेरोटोनिन की बात करते हैं, एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन हमारा प्लेटलेट्स भी इसको क्या करता है, सिक्रीट करता है, सिंथेसाइज करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में हेल्प कर सकता है, ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्लेटलेट्स हो गया। नेक्स्ट जो है वो है पीसीवी। पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है जी, टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स इन ब्लड। अब ब्लड कॉर्पसल्स में तीनों आ जाएंगे, कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। यानी ये तीनों का जो नंबरिंग होता है, तीनों का जो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम होता है वो कहलाता है पीसीवी, मींस
पैक्ड सेल वॉल्यूम। जो नेक्स्ट वर्ड है हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। हिमेटोक्राइट वॉल्यूम जो होता है टोटल नंबर ऑफ सिर्फ आरबीसी, यहाँ पर आरबीसी का नंबर है, और जो नेक्स्ट है वो ब्लड है, यानी पीसीबी में टोटल ब्लड कॉर्पसेल्स की बात की है और हिमेटोक्राइट में सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आरबीसी। ये जो पीसीबी और एचबी होता है वो बराबर होता है। अब यहाँ पे बात सर बराबर कैसे आएगा कि इसमें तो आरबीसी है, इसमें डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स भी है, और इसमें तो सिर्फ आरबीसी है, तो दोनों बराबर कैसे होंगे? डब्ल्यूबीसी का भी तो कोई नंबर होता है, प्लेटलेट्स का भी तो कोई नंबर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो हमारा एचबी होता है, हिमेटोक्राइट वॉल्यूम होता है, वो 99% पार्ट, यानी जो पैक्ड वॉल्यूम की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करते हैं, उसमें से 99% पार्ट कौन कवर करता है? सिर्फ ब्लड कॉर्पसेल्स, और 1% पार्ट मिल करके कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हम लोग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को नेग्लेक्ट कर लेते हैं और मानते हैं जो पीसीबी होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, वो अप्रॉक्स सेम होता है किसके? हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। हिमेटोक्राइट वॉल्यूम क्या है? सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, और पीसीबी क्या है? टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? आरबीसी का होता है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लड प्लेटलेट्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ब्लड क्लॉटिंग पे होगा, कि ब्लड क्लॉटिंग, उसके बाद ब्लड ग्रुप, ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। और इसके बाद हम लोग सीरीज वाइज चलेंगे, किसी 11th एनसीईआरटी का कोई भी एक टॉपिक को उठाएंगे, सपोज दैट डाइवर्सिटी को उठाएंगे, डाइवर्सिटी का पूरा वीडियो बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम ब्लड का आज हम लोग इसे कंप्लीट कर लिए।